हेलो किटी केस की गिनती इतिहास के सबसे खौफनाक अपराधों में की जाती है। यह अपने आप में एक बेहद डिस्टर्बिंग केस है, इसलिए ऐसी ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज लाने में काफी वक्त और एनर्जी लगती है, क्योंकि मेरे लिए जरूरी था कि इस केस को अलग अलग एंगल से रिसर्च कर उसकी न सिर्फ कंप्लीट डिटेल्स आप तक लाई जाए, बल्कि इस केस के उन सभी पहलुओं पर भी बात करी जाए जिसे किसी ने अभी तक कवर नहीं किया है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस केस को एंड तक देखिएगा। मई 1999 हांगकांग के सिम शा सुई एरिया के पुलिस स्टेशन में तीनों ऑफिसर्स अभी एक साथ लंच के लिए बैठे ही थे कि अचानक 14 साल की डरी सहमी फोंग रोते हुए उनके पास आती है। जब ऑफिसर्स ने उस लड़की से उसकी परेशानी के बारे में पूछा तो उसका बयान सुनकर तीनों ऑफिसर्स दंग रह गए। फोंग ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उसे लगभग 22-23 साल की लड़की का एक भूत डरा रहा है। एक 14 साल की बच्ची के मुंह से भूत प्रेत की बातें सुनने में तो पहले उन पुलिस ऑफिसर्स को मजाक ही लग रही थी, लेकिन उसकी हालत और आंखों में बसे डर को देख उन्हें एक पल को ये सब उसके इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा लगने लगा। इसलिए वो उसकी सारी बातें ध्यान से सुनने लगे। ये कोई टिपिकल पैरानॉर्मल केस जैसा नहीं था, क्योंकि इसमें फोंग को बीते कुछ दिनों से एक ही लड़की का भूत बार बार सपने में दिखाई दे रहा था। साथ ही उस लड़की की चीखने की आवाज लगातार उसे परेशान कर रही थी। इतना ही नहीं, वो लड़की फोंग से बार बार अपना सर वापस मांग रही थी। जब भी आंख लगती तो उसे यही सपना बार बार आने लगता। दहशत ऐसी हो गई कि फोंग को अब सोने में भी डर लगने लगा। डर में गुजर रहा एक एक पल जब बर्दाश्त के बाहर हो गया तो उसने पुलिस की मदद लेने का सोचा। फोंग की कहानी सुनकर पहले तो पुलिस को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उनकी हैरानी तब बढ़ गई जब उसने कहा कि यह जो भी सपना उसे आ रहा है वो उसके दिमाग की उपज नहीं, बल्कि उस भयानक अपराध की डार्क मेमोरीज हैं जिसमें वो खुद भी कहीं ना कहीं शामिल है। और ये सपने और चीखें तभी रुकेंगे जब वो अपना क्राइम कबूल कर लेगी। और इन सारी बातों के अलावा फोंग ने उन्हें अपने साथ एक अपार्टमेंट में चलने की रिक्वेस्ट की, जिसे सुनकर उलझन में फंसे ये ऑफिसर्स अब हैरान भी हो गए। एक बच्ची का ऐसी बातें करना उन पुलिस ऑफिसर्स की समझ से परे था, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई है तो इसके साथ जाने पर ही सच का पता चल पाएगा। यही सोचकर वो तीनों ऑफिसर्स फोंग की बताई हुई जगह पर चल दिए। फोंग उन्हें सिम शा सुई के ग्रैनविल रोड पर बने एक बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर लेकर गई। उस वक्त वो एरिया वहां अक्सर होते क्राइम्स की वजह से वैसे ही बदनाम था। ऐसे में 14 साल की इस लड़की का इस जगह से क्या कनेक्शन था? पुलिस जब उस अपार्टमेंट के अंदर एंटर हुई तो वो अंदर से काफी बुरी कंडीशन में था। सारा सामान बिखरा हुआ और बदबू इतनी कि एक पल को रुकना मुश्किल हो रहा था। बेहद गंदा और बदबूदार फ्लैट, खून से सनी हुई दीवारें और बाथटब फ्लैट में घटी हैवानियत की कहानी खुद सुना रहे थे। तभी फोंग के कहने पर पुलिस ने सबसे पहले वहां जो चीज खोजी वो जापान की एक फेमस स्टफ टॉय डॉल हेलो किटी थी। यस, एक डॉल। आप लोग सोच रहे होंगे कि उस खिलौने का फोंग के डर से क्या रिलेशन था। महज एक खिलौने में ऐसा क्या राज दफन था जो कि फोंग को इतना डरा रहा था? हेलो किटी नाम की इस डॉल को पुलिस ने जब खोलना शुरू किया तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। खिलौने के अंदर एक ह्यूमन स्कल था। आखिर ये ह्यूमन स्कल किसका था? जाहिर है इसका जवाब फोंग के पास ही था। पूछताछ में फोंग ने पुलिस को बताया कि यह स्कल 23 साल की फान मान ई का था, जिसका भूत उसे पिछले कई दिनों से दिखाई दे रहा है। बरामद स्कल से ही समझा जा सकता था कि मौत कितनी दर्दनाक हुई होगी। फोंग के अकॉर्डिंग इसी लड़की की आत्मा उसे लगातार परेशान कर रही थी और उससे छुटकारा पाने का एक ही रास्ता था कि वो पुलिस को जाकर सारी सच्चाई बता दे। पुलिस ने जब और सबूत जुटाना शुरू किए तो स्कल के अलावा एक प्लास्टिक बैग में एक दांत और कुछ इंटरनल ऑर्गन्स भी रिकवर किए, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसे केस से रूबरू होने वाले हैं जिसने इंसानियत को ही शर्मिंदा कर दिया। वेलकम टू द शो। माय नेम इज शाश्वत एंड यू आर वाचिंग द केस ऑफ हेलो किटी। फान का बचपन और बच्चों की तरह ना तो नॉर्मल था और ना ही आसान। छोटी सी उम्र में ही उसके माँ बाप ने उसे एक ऑर्फनेज में डाल दिया था, जहाँ ना ढंग की पढ़ाई थी और ना ही साफ सफाई। अगर कुछ था तो कभी ना खत्म होने वाली सजा। हांगकांग में
एज पर लॉ फान को 15 साल की उम्र में वो अनाथ आश्रम छोड़ना पड़ा। सिंस उसकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई, इसलिए उसे कोई ढंग का काम भी नहीं मिला, जिसकी वजह से मजबूरी में वो खुद का पेट पालने के लिए वर्कर बन गई। बहुत कम उम्र में ऐसे काम में आने की वजह से वो ड्रग एडिक्ट भी हो गई थी। साल 1996, अर्ली 20s में आते आते वो एक नाइट क्लब में एज ए बार डांसर काम करने लगी, जहां उसे अपने ही एक क्लाइंट कियान से प्यार हुआ और फिर दोनों ने शादी कर ली। उनका एक बेटा भी हुआ। सिंस दोनों को ही नशे की लत थी, इसलिए आए दिन दोनों में झगड़े होने लगे। फान को डेली उसी का हस्बैंड फिजिकल और मेंटल टॉर्चर देता। शादी के बाद उसको एक बार फिर से उन्हीं सब चीज़ों से गुजरना पड़ा जो वो ऑर्फनेज में सहा करती थी। साल 1997, अपने बच्चे और खुद का खर्च उठाने के लिए फान वापस प्रोस्टिट्यूट के काम में लौट गई और कोलून के रोमांस विला ब्रॉदल में काम करना शुरू कर दिया। यहाँ उसकी मुलाकात 34 साल के चान मान लोग से हुई। चान ना सिर्फ एक ड्रग डीलर था, बल्कि ट्राइड का मेंबर भी था। ट्राइड साउथ ईस्ट चाइना और हांगकांग में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वालों का सबसे बड़ा सिंडिकेट है, एक ऐसा माफिया ग्रुप जिसके मेंबर से दूर रहना ही बेहतर था। लेकिन फान जिस तरह के काम में थी, ऐसे में चान की वो क्लोज हो गई। चान उसको ना सिर्फ ड्रग सप्लाई करता, बल्कि उसको प्रोस्टिट्यूट के लिए हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स के पास भेजता। पैसा और ड्रग, फान की ये दोनों जरूरतें चान पूरी कर रहा था। वक्त के साथ फान का उठना बैठना चान और उसके बाकी साथियों के साथ बढ़ता जा रहा था। रात रात भर नशा और प्रोस्टिट्यूशन, सिर्फ इसी के चारों तरफ फान की जिंदगी घूम रही थी और धीरे धीरे वो उनके साथ कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो गई थी। ऐसे लोगों के साथ जिनसे जितनी दूरी हो उतना ही बेहतर था, क्योंकि यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। एक ऐसी ही रात जब वो सब नशे में धुत थे, तब फान ने चान के वॉलेट से लगभग 4000 हांगकांग डॉलर्स चुरा लिए, यह सोचकर कि चान को पता नहीं चल पाएगा। लेकिन यही वो गलत थी। अगली सुबह नाइट क्लब से निकलने के बाद चान ने पास के ही 7-Eleven स्टोर से अपने लिए ड्रिंक्स लिए और जैसे ही वो पेमेंट करने वाला था, उसे रियलाइज हुआ कि उसके पास उसका वॉलेट नहीं है। उसको शक हो गया कि यह काम पक्का फान का ही होगा, इसलिए बेहद गुस्से में वो वापस नाइट क्लब गया और फान पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके थोड़ा मारपीट करने पर ही फान ने उसके वॉलेट से पैसे चुराने की बात एक्सेप्ट कर ली। बस फान की यही गलती उसके लिए नासूर बनने वाली थी। सिंस चान मान लोग ट्राइड का मेंबर था, ऐसे में उससे कोई पैसे चुरा ले, बात अब इमेज पर आ गई थी। इसलिए उसने फान को विद इंटरेस्ट 10,000 हांगकांग डॉलर्स पे करने को कहा। फान जानती थी कि चान के लिए किसी की भी जान लेना नॉर्मल था और उसे यह भी पता था कि इतनी बड़ी अमाउंट वो एक बार में नहीं चुका सकती। इसलिए उसने चान से रिक्वेस्ट की कि वो उसे थोड़ी मोहलत दे, ताकि वो धीरे धीरे किश्तों में उसका पूरा पैसा चुका सके। पैसे की ज़रूरत और डर की वजह से फान नाइट क्लब छोड़ वापस रेड लाइट एरिया चली गई। लेकिन चान के लिए बात यहाँ पर सिर्फ पैसे की नहीं थी, बात यहाँ ईगो की थी। आखिर किसी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो एक ट्राइड के मेंबर से पैसे चुरा सके। इसलिए 10,000 हांगकांग डॉलर वसूल करने और फान को सबक सिखाने के लिए चान ने अपने 2 और ट्राइड मेंबर 21 साल के लियोंग वाई लुन और 27 साल के लियोंग शिंगचोक की हेल्प से कुछ ही दिनों में फान को ढूंढ निकाला और उसे किडनैप कर एक अपार्टमेंट में लेकर आ गए। 17 मार्च 1999, ग्रैनवेल रोड के जिस अपार्टमेंट में फान को लाया गया था, वो साइज में काफी बड़ा था। 5 बेडरूम वाले इस फ्लैट में हर जगह हेलो किटी मर्चेंडाइज थी, यानी कर्टन्स, बेडशीट्स, वॉल्स, सब में हेलो किटी कैरेक्टर बना हुआ था। यहाँ तक कि ढेरों हेलो किटी डॉल्स भी रखी हुई थी। चान ने डिसाइड किया कि वह अपने पैसों की वसूली के लिए यहाँ पर अपने पर्सनल क्लाइंट्स को लाकर फान का सौदा करेगा, और चान ने ऐसा ही किया। वो हर रोज अलग अलग क्लाइंट्स के हाथों फान को बेच देता और सारा पैसा खुद रखता। बट फान कितना भी कमा ले, लेकिन कभी भी चान के पूरे पैसे नहीं लौटा सकती थी, क्योंकि चान बार बार इंटरेस्ट बढ़ा देता। फान को और क्लाइंट्स के हाथों बेचा जाता, लेकिन वो पैसे भी कम पड़ते। इसलिए अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए सभी गैंग मेंबर्स ने दरिंदगी की सभी हदें पार कर दी। आगे फान के साथ जो कुछ भी होने वाला था, उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तीनों ने फान को बेरहमी से पीटा, उसका रेप किया और फिर उसको इतना मारा कि वो ठीक से अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। लेकिन यह टॉर्चर सिर्फ एक रात तक रुकने वाला नहीं था। चान ने इस फ्लैट को प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा बना दिया। वो पर्सनल क्लाइंट्स लाता और ओवरडोज में
लाश की तरह पड़ी हुई फान दिन भर बलात्कार का शिकार होती। इसके बाद रात में चांद और उसके साथी भी उसके साथ बारी बारी से दरिंदगी करते और जब वो दर्द में चिल्लाती तो उनके हाथ में जो कुछ भी आता वो उसको मारते। लेकिन वो उसको इतने टॉर्चर के बाद हंसने के लिए भी बोलते और उसके ना हंसने पर उसे और भी ब्रूटली मारते। चोट पहुंचने से उसकी पूरी बॉडी नीली पड़ चुकी थी। उसके पूरे शरीर से बदबू भी आने लगी थी, जिसके चलते रेगुलर क्लाइंट्स का आना बंद होने लगा था। उनकी जगह ऐसे सैडिस्टिक क्लाइंट आने लगे थे जो फान को फिजिकली तड़पाकर एंजॉय करते थे। एक एक पल फान के लिए मौत से भी ज्यादा बदतर होता जा रहा था कि जल्द ही उस ट्राइड में तीनों के पर्सनल ग्रुप में एक नई मेंबर शामिल हुई जिसका नाम लाओ मिंग फोंग था। वही लड़की जिसका जिक्र मैंने केस की शुरुआत में किया था। ऐसा कहा जाता है कि वो चांद के एक साथी की गर्लफ्रेंड थी और वो भी उसी अपार्टमेंट में तीनों मेंबर्स के साथ रहने लगी थी। फोंग ने जब यहाँ फान को बुरी हालत में देखा तो उसे बताया गया कि ट्राइड ग्रुप के पैसे ना दे पाने की वजह से उसे ये पनिशमेंट दी जा रही है। कहते हैं कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही हम भी बन जाते हैं। सिंस फोंग की उम्र काफी कम थी इसलिए उसे बड़ी आसानी से इस तरह से मैनिपुलेट कर दिया कि वो भी उनके इन्फ्लुएंस में आकर ना सिर्फ इस हैवानियत को एंजॉय करने लगी बल्कि खुद भी फान को टॉर्चर करने लगी। एक 14 साल की लड़की के दिमाग में ऐसा शैतान सवार हुआ कि उसे सही और गलत में फर्क नजर आना बंद हो गया। फान के साथ इतनी हैवानियत करने के बाद भी चांद का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था, इसलिए उसने नए नए तरीकों से टॉर्चर करना शुरू कर दिया। वो भाग ना पाए इसलिए उसके पैरों को जला डाला। इस दौरान फान प्रेग्नेंट भी हो गई लेकिन फिर भी उसके साथ बदसलूकी रुकी नहीं। क्लाइंट से पैसा मिलना बंद हो गया तो इस बात की फ्रस्ट्रेशन चांद और उसके साथी फान पर निकालते। टॉर्चर को मानो अपने एंटरटेनमेंट का एक जरिया बना दिया था। एक वक्त ऐसा आया जब 14 साल की फोंग भी उनकी ये हैवानियत देखकर डरने लगी। तब चांद ने उसे जबरदस्ती ये सब देखने के लिए प्रेशराइज किया। टीवी से जब उनका एंटरटेनमेंट नहीं होता तो तीनों उसे इलेक्ट्रिक वायर से बांधकर सीलिंग पर टांग देते। उसके बाद सारी रात उसे वैसे ही हाल में लटका छोड़ दूसरे रूम में वीडियो गेम्स खेलते और मूवीज देखते। पूरा दिन यही सब चलता। फान के शरीर का शायद ही कोई हिस्सा बाकी होगा जिसने दर्द की सारी सीमा को ना छुआ हो। लगभग 1 महीने बीत चुके थे और उसके साथ हुई बेतहाशा दरिंदगी से वो बस एक जिंदा लाश की तरह जीने को मजबूर थी। उसे ह्यूमन एक्सक्रीटा फीड कराते। दर्द और भूख से वो रह रहकर बेहोश हो जाती। गहरे घाव से बॉडी पूरी तरह से इन्फेक्ट भी हो चुकी थी। वहीं फान का हस्बैंड उसके बारे में हर जगह पता करके थक गया था लेकिन किसी को भी फान की कोई खबर नहीं थी। वो बस यही उम्मीद लगाया था कि शायद फान काम से बाहर गई होगी और एक दिन खुद ही वापस आ जाएगी। 15 अप्रैल 1999 फान को अधमरी हालत में बाथरूम में लॉक करने के बाद सभी लोग बाहर पार्टी करने चले गए। रात में वापस लौटने पर जब फोंग वॉशरूम में जाती है तो वो देखती है कि फान की सांसें रुक गई थी। इतने दिनों की यातनाओं के बाद फान ने आखिरकार दम तोड़ दिया था। अब उन सबके लिए बड़ा चैलेंज था उसकी बॉडी को ठिकाने लगाना, लेकिन किस तरह से इसका फैसला नहीं हो पा रहा था। अगले दिन चांद के बताए हुए तरीके से उन्होंने बॉडी को बाथ टब में डाल छोटे छोटे टुकड़े कर डाले। टुकड़े सड़कर बदबू ना करने लगे इसलिए उसे उबालना शुरू कर दिया। यह सब करने में 10 घंटे बीत गए और सभी को भूख भी लगने लगी, इसलिए यह डिसाइड किया कि नूडल्स बनाए जाए। शॉकिंगली ये नूडल्स उसी बर्नर में बन रहे थे जिसके बगल वाले बर्नर में फान का सर उबल रहा था। और इतना ही नहीं, उसी एक चमचे को सर और नूडल को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। जरा सोचिए कि ये सभी इंसान के वेश में क्या होंगे। जब तक सबने खाना खाया तब तक फान का सर उबलकर सिर्फ स्कल बाकी था। कुछ इंटरनल ऑर्गन्स और उसका एक दांत तो प्लास्टिक बैग में भरकर रख दिया, बट उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि फान के स्कल को कहाँ छुपाएं। तभी उनकी नजर वहां पड़ी हेलो किटी नाम की इस डॉल पर गई। चांद ने स्कल को उसी मर्मेड डॉल के अंदर डालकर सिल दिया और बाकी बचे बॉडी पार्ट्स एंड वेस्ट को अलग अलग जगह पर डिस्पोज कर दिया। फोंग को चांद ने धमकी भी दी कि वो इस बारे में हमेशा के लिए अपना मुंह बंद रखे वरना उसका भी यही हाल होगा। लेकिन फोंग उस हादसे को भुला नहीं पा रही थी। उसे लगातार फान की चीखें परेशान कर रही थी। फोंग ने जिन चीजों को हल्के में लिया था वो सब एक खौफनाक मंजर में बदल गया था। उसकी उम्र के लिहाज से यह मेमोरी किसी श्राप से कम नहीं थी। इन रियलिटी फान का कोई भूत नहीं था बल्कि वो फोंग के अंदर छुपी हुई गिल्ट थी जो उसे जीने नहीं दे रही थी। जब यह दर्द बर्दाश्त के बाहर होने लगा तो फाइनली उसने हिम्मत कर पुलिस को इन्फॉर्म किया।
और फिर फान के साथ हुई हैवानियत का पूरा खुलासा कर दिया। पुलिस को फ्लैट में मिले रेफ्रिजरेटर से फान का नेकलेस भी बरामद हुआ। पुलिस ने आखिरकार तीनों को पकड़ तो लिया, लेकिन उनमें से एक ने भी अपना क्राइम कबूल नहीं किया। उल्टा उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि फान ड्रग थी और उसकी मौत ड्रग के ओवरडोज से हुई थी। सिंस वो किसी भी तरह के पुलिस केस में फंसना नहीं चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने उस बॉडी को डिकम्पोज कर दिया था। तीनों अक्यूज्ड के डिफेंस काउंसिल ने प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को यह कहते हुए चैलेंज किया कि पूरा केस एक नाबालिग लड़की की गवाही पर बेस्ड है और उसके दिए गए बयान कितने रिलायबल हैं, इसकी कोई भी श्योरिटी नहीं है। ईयर 1999 के जुडिशियल सिस्टम के हिसाब से उनके खिलाफ एकमात्र सबूत वो हेलो किटी डॉल के अंदर मिला फान का स्कल था, जिसे फोटो ओवरलैपिंग मेथड से आइडेंटिफाई किया गया। 6 हफ्ते चले इस ट्रायल में कोर्ट ने पैरोल की पॉसिबिलिटी के साथ तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन 2020 से पहले पैरोल की अपील नहीं की जा सकती थी। सिंस फोंग सरकारी गवाह बन गई थी, इसलिए उसे इस केस में इम्यूनिटी दी गई। एट प्रेजेंट चान मान लोग और ल्यूंग माई लुन स्टैनली प्रिजन में अपनी सजा काट रहे हैं। बट कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनके एक साथी लियोंग शिनचू की साल 2004 में अपील एप्लीकेशन के बेस पर सजा कम कर 18 साल कर दी गई, जिसके चलते वो 2014 में छूट भी गया। लेकिन 8 साल बाद 2022 में एक 10 साल की लड़की को असॉल्ट करने के केस में उसे फिर से 1 साल की सजा सुनाई गई। इस इंसिडेंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 18 साल की सजा काटने के बाद भी फितरत में कोई चेंज नहीं आया। कासल पीक हॉस्पिटल और सिव लैम हॉस्पिटल की साइकेट्रिक रिपोर्ट ने तीनों को रिमोर्सलेस डिस्क्राइब किया। साल 2004 में फान का स्कल उसके हस्बैंड को अंतिम क्रिया के लिए सौंप दिया गया। जिस अपार्टमेंट बिल्डिंग में फान को रखा गया था, उसे साल 2012 में तोड़ दिया गया और उसकी जगह साल 2016 में एक होटल बनाया गया। यह केस हेलो किटी के नाम से ही क्यों फेमस हुआ, इसको जानने के लिए समझते हैं हेलो किटी डॉल की हिस्ट्री को। हेलो किटी कैरेक्टर 1974 में यूको शिमिजो ने क्रिएट किया था। 1975 में पहला हेलो किटी आइटम एक छोटा विनाइल पर्स रिलीज किया गया जो हाथों हाथ बिका और उसकी सेल इतनी ज्यादा हुई कि 1970s में हेलो किटी कैरेक्टर एक ट्रेंड बन गया। स्नूपी और मिकी माउस, जो डॉग और चूहे पर बेस्ड कैरेक्टर्स थे, दुनिया भर में बेहद पॉपुलर थे। इसलिए सानरियो कंपनी ने बिल्ली पर बेस्ड हेलो किटी कैरेक्टर को डेवलप किया और 1970s में राइज हुए गर्ल कल्चर को कैपिटलाइज किया। हेलो किटी डॉल्स एंड मर्च की डिमांड पूरी दुनिया में होने लगी। हेलो किटी डॉल्स, जो कि काइंडनेस और फन के लिए जानी जाती थी, अनफॉर्चुनेटली उसका नाम इस हॉरिफिक क्राइम से जुड़ गया है। हेलो किटी कैरेक्टर के इस साल 2024 में 50 साल पूरे होने की खुशी में हांगकांग में सेलिब्रेशंस भी चल रहे हैं। द हेलो किटी मर्डर केस को आज भी पॉपुलर लिटरेचर और बड़ी यूनिवर्सिटीज के एकेडमिक्स में पढ़ाया जाता है। अगर हम हांगकांग और ट्रायड की हिस्ट्री पर गौर करें तो 1990s में हांगकांग का सिम शाय सुई वैसे तो एक टूरिस्ट एरिया था, लेकिन लोकल्स में इस जगह की रेपुटेशन अच्छी नहीं थी। इनफैक्ट पूरा कोलून शहर ही ट्रायड के कंट्रोल में था। देखने में तो ऊंची इमारतें और डिजाइनर स्टोर्स की मार्केट, लेकिन वहां के लोगों के लिए ये ब्लैक मार्केट, प्रोस्टिट्यूशन और बाकी हाई प्रोफाइल क्राइम्स का अड्डा था, जिसके पीछे मेजरली ट्रायड ही इन्वॉल्व था। लेकिन होमिसाइड जैसे केसेस हांगकांग में एक्सेप्शनली रेयर थे और कोई ट्रायड मेंबर इसके पहले कभी इस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व नहीं हुआ था। ट्रायड एक चाइनीज ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनके काले धंधे कई देशों में चलते हैं। 1970s से लेट 1990s तक तो हांगकांग में ट्रायड की काफी दहशत थी और कोई भी इनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। पर समय के साथ लॉ और गवर्नमेंट पॉलिसीज में आए बदलाव ने ट्रायड पर नकेल कस दी, लेकिन ट्रायड को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए। हालांकि आज के वक्त में ट्रायड ने अपने मोड ऑफ ऑपरेशन को ही बदल दिया है। अब ट्रायड लार्जली एज लोन शार्क्स और फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। ट्रायड के लोअर लेवल मेंबर्स छोटे बिजनेस ओनर्स को धमकाकर प्रोटेक्शन फीस के नाम पर पैसे ऐंठते हैं और उनके बॉस उन्हीं पैसों को फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। यह कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है। मूवी इंडस्ट्री में मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट ट्रायड का ही होता है। इसीलिए हांगकांग क्राइम सिनेमा की ग्लोबल पॉपुलैरिटी में ट्रायड का काफी इन्फ्लुएंस है। यहाँ तक कि इस केस पर बेस्ड ह्यूमन पॉर्क चॉप और देयर इज अ सीक्रेट इन माय सूप जैसी मूवीज भी बनी हैं। हेलो किटी मर्डर केस इस बात का भी एग्जाम्पल है कि कैसे कल्चर
बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। 14 साल की टीनेज विटनेस फोंग से जब पूछा गया कि आखिर वो खुद भी फान को टॉर्चर देकर इस प्रोसेस को एंजॉय क्यों कर रही थी, तो उसने बयान दिया कि बचपन से ही वायलेंट मूवीज देखने और वायलेंट म्यूजिक सुनने के ऑब्सेशन ने उसके ह्यूमन इमोशंस की समझ को काफी हद तक मिटा दिया। यह केस उस आईने की तरह है जो समाज के कई चेहरे दिखाता है। यह दिखाता है कि सोसाइटी में लोग इतने अलग थलग जी रहे हैं कि एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक लड़की को इतने हफ्तों तक कैद करके तड़पाया गया, लेकिन किसी को कोई भी भनक तक नहीं लगी। और मुझे लगता है कि अगर किसी को थोड़ा सा भी शक हुआ भी होगा तो भी किसी ने परवाह नहीं की होगी। यह केस आज के समय में भी रिलेवेंट है, क्योंकि आज छोटे छोटे बच्चों के हाथ सोशल मीडिया और इंटरनेट का अनकंट्रोल्ड एक्सेस है, जो उनके लिए टूल से ज्यादा एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन का वेपन बनता जा रहा है। एक ऐसा वेपन जो धीरे धीरे बच्चों से उनका बचपना छीन रहा है। तो ये था आज का केस। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले केस के साथ। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू। और प्लीज़ रॉन्ड को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें।